सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का टॉपिक है श्री राम मनोहर लोहिया। ये टॉपिक बीए फर्स्ट ईयर और एमए फाइनल में जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स या इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो पुस्तक चलती है, भारतीय राजनीतिक विचारक या भारतीय राजनीतिक सिद्धांत, उस पुस्तक के सिलेबस का हिस्सा तो है ही। इसके अलावा जो विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि समाजवादी राम मनोहर लोहिया का नाम अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बड़े इज्जत और सम्मान के साथ लिया जाता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि राम मनोहर लोहिया के समाजवाद संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए या राम मनोहर लोहिया के समाजवाद की समालोचनात्मक आलोचना कीजिए। दरअसल राम मनोहर लोहिया का जो जन्म है वो 23 मार्च 1910 को हुआ था। वो भारत में समाजवादी आंदोलन के जनक थे और उन्होंने प्रजा समाजवादी दल की स्थापना उन्होंने की थी। वे समाजवादी विचारों के एक उग्र और अवसरपूर्ण प्रचारक थे। भारत के समाजवादी चिंतन में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। समाजवादी चिंतन में उनका नाम बड़ा प्रमुख रहा है। देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और 1953 में जो एशियाई समाजवादी सम्मेलन आयोजित हुआ था वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के प्रयासों की ही देन था। एक सच्चे गांधीवादी के रूप में उन्होंने गांधीवाद को समाजवादी चिंतन में प्रमुखता देने का प्रयत्न किया। वे गांधी जी का जो सत्याग्रह और सविनय विज्ञापन दी थी उससे बड़े प्रभावित थे। प्रोफेसर उषा मेहता ने कहा है कि गांधीवादियों में क्रांतिकारी तथा क्रांतिकारियों में गांधीवादी हैं। लोहिया ने अपने 1.5 गुरु माने थे, एक गांधी जी और आधा नेहरू। यानी उनके कितने गुरु थे? 1.5 गुरु थे। पहले कौन थे? गांधी जी। और दूसरे कौन थे? नेहरू जी। उन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था जिसका नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट, जो कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। 1942 में उन्होंने उषा मेहता के साथ आज़ाद हिंद रेडियो का संचालन किया था। यानी उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था। लोहिया हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं के प्रबल समर्थक थे और उनको कहते थे कि हमारा झगड़ा केवल अंग्रेजी से है। हिंदी और हिंदुस्तानी का झगड़ा केवल अंग्रेजी से। प्रोफेसर NG रंगा ने उन्हें कहा था कि वो विद्रोहियों के सरताज थे। और भारत के महान जननेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि राम मनोहर लोहिया एक मौलिक विचारक, क्रांतिकारी और सच्चे समाजवादी थे। वो सच्चे समाजवाद के प्रवर्तक थे। उन्होंने कहा कि भारत वास्तव में लोकतंत्र तब तक नहीं बन सकता जब तक लोक प्रशासन अंग्रेजी के माध्यम से चलाया जाता है, क्योंकि अंग्रेजी बहुसंख्यक जनता के लिए गुप्त रहस्य है। और ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी। आज भी हम देखते हैं कि कोर्ट के जो डिसीजंस आते हैं वो अंग्रेजी में आते हैं। न्यायपालिका की कार्रवाइयाँ हैं वो अंग्रेजी में होती हैं। इस देश की बहुसंख्यक जनता हिंदी बोलती है। कार्रवाइयाँ हिंदी में होनी चाहिए, हिंदी में बहस होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, सारे लेजिस्लेशन हिंदी में आने चाहिए। लेकिन पेपर भी हम देते हैं तो उसमें छपा रहता है कि हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद में कोई त्रुटि हो तो अंग्रेजी अनुवाद प्रमाणिक माना जाए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक वाइट बर्डन, एक अंग्रेजी को स्वयं से श्रेष्ठ मानने की मानसिकता हमारे ऊपर कितना हावी है। और लोहिया जी इसका विरोध करते थे। लोहिया अमेरिकन पूंजीवाद और सोवियत समाजवाद को एक ही ब्लॉक के 2 भाग मानते थे। लोहिया ने 28 दिसंबर 1955 को सोशलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया सोशलिस्ट पार्टी का गठन उन्होंने 1955 में किया था। समाजवादी पार्टी के पंचमढ़ी अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने समान अप्रासंगिकता का सिद्धांत दिया, इक्वल इररिलेवेंस थ्योरी उन्होंने दी थी। लोहिया ने समदूरी का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, विद्रोहियों के सरताज किन्हें कहा जाता है? वो कहा जाता है राम मनोहर लोहिया को। NG रंगा ने कहा है। समदूरी का सिद्धांत किसने दिया? ये भी राम मनोहर लोहिया ने दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादियों की कांग्रेस और साम्यवादी दोनों से समान दूरी है, दोनों से समान दूरी है। लोहिया ने नवीन समाजवाद के 4 मूल आधार बताए थे। पहला समानता, दूसरा लोकतंत्र, तीसरा हिंसा और चौथा विकेंद्रीकरण। वो कहते थे पहला जो आधार है वो है समानता। त्रिपाद केलकर जो थे उन्होंने लोहिया द्वारा वंचित, दलित, शोषित वर्ग की सेवा के लिए उन्हें लघुतम मनुष्य की आवाज़ की संज्ञा दी है। ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटिशन में पूछा गया है कि लघुतम मनुष्य की आवाज़ कौन है? श्री राम मनोहर लोहिया है। पिछड़े वर्गों की पैरवी हेतु उन्होंने 3 आने बनाम 15 माने का सिद्धांत दिया। और समाजवादी आंदोलन के दौरान लोहिया ने मैनकाइंड नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। लोकतंत्र के बारे में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पिरामिडीय संरचना के स्थान पर सागर तरंग व्यवस्था का समर्थन किया।
और एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत का उन्होंने समर्थन किया। विश्व सरकार के 2 सदन होंगे, एक उच्च सदन और दूसरा निम्न सदन। डॉक्टर लोहिया की विश्व सरकार का उद्देश्य विश्व में आवाजाही तथा निवास की स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। उन्होंने राष्ट्रों के कृत्रिम विभाजन का विरोध किया। उन्होंने विश्व सरकार की एक 4 सूत्री योजना प्रस्तुत की और उन्होंने विश्व सरकार के विचार का समर्थन करते हुए विश्व नागरिकता की भी वकालत की। यानी वो मानवता के एक प्रबल पुजारी थे। अहिंसा के बारे में मधु लिमे ने भी कहा है कि लोहिया अहिंसा तथा सविनय अवज्ञा के लिए प्रहलाद, सुकरात, मीराबाई तथा गांधी जी के सत्याग्रह की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि योजनाएं नीचे बननी चाहिए और ऊपर जानी चाहिए, बॉटम टू टॉप होना चाहिए, टॉप टू बॉटम डिसीजन मेकिंग गलत है। जन भागीदारी लोकतंत्र की सबसे नीचे के पायदान पर सुनिश्चित होनी चाहिए और उससे ऊपर की ओर बढ़नी चाहिए। लोहिया ने सप्त क्रांति का सिद्धांत भी दिया, जिसे 7 क्रांति सिद्धांत भी कहते हैं। वो 7 क्रांति के सिद्धांत कौन कौन से थे? पहला, निर्धन और धनिकों के मध्य अंतर को कम किया जाए। दूसरा, कामगारों के लिए समान वेतन और समानता के अधिकार का विस्तार किया जाए। तीसरा, उच्च जाति तथा निम्न जाति के मध्य बढ़ती असमानता की खाई को कम किया जाए। चौथा, स्त्री पुरुष में समानता स्थापित की जाए। सिमोन दो बुआ की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। सिमोन दो बुआ एक प्रसिद्ध नारीवादी लेखक हुए हैं और उनकी पुस्तक है द सेकंड सेक्स। उसको आदर्श मानते हुए उन्होंने राम राज्य की पैरवी की, सीताराम राज्य की। उन्होंने रंग भेद दिए, जो अपार्थाइड की पॉलिसी जो दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित थी, जिसमें गोरे लोगों द्वारा काले लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था उनके रंग के आधार पर, उस अपार्थाइड की नीति का उन्होंने विरोध करते हुए उसके समाप्ति की मांग की। छठा, उन्होंने अणु शस्त्रों के विरुद्ध सत्याग्रह करने की बात की कि जो परमाणु शस्त्र दुनिया भर में बनाए जा रहे हैं, जो जनसंहार के बड़े हथियार बनाए जा रहे हैं, इनकी समाप्ति होनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अहस्तक्षेप के सिद्धांत का समर्थन किया। लोहिया के अगर हम सामाजिक और राजनीतिक विचारों की बात करें तो लोहिया कहते थे कि इतिहास के गति चक्र के समान समाज भी बदलना चाहिए। वो अरस्तु के चक्र सिद्धांत का स्मरण कराते हैं। जैसे अरस्तु ने कहा था कि संविधानों में चक्रीय परिवर्तन होना चाहिए। वो कहते थे राजतंत्र आता है, उसके पश्चात से वो कहते थे कि राजतंत्र के पश्चात निरंकुश तंत्र आता है, फिर कुलीन तंत्र आता है, फिर वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र आता है, उसके बाद में जनतंत्र आता है, भीड़ तंत्र जिसको वो कहते हैं, फिर पॉलिटी आता है। फिर ऐसे वो जो चक्रीय सिद्धांत उन्होंने दिया, इसी प्रकार वो भी सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अरस्तु के चक्रीय सिद्धांत से प्रभावित थे। चक्रवर्ती के कारण वो कहते थे देश सभ्यता के उच्चतम शिखर पर पहुंच सकता है और पतन के गर्त में डूब सकता है और पुनः उठ सकता है, कि ये बस एक चलता रहता है। उत्थान और पतन इस सृष्टि का नियम है। वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को भी स्वीकार करते हैं कि सृष्टि का विकास जो है वाद, प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से हुआ है और ये गतिशीलता निरंतर चलती रहती है। वो चेतना को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। लोहिया का विश्वास था कि इतिहास में जातियों तथा वर्गों के संघर्ष का वर्णन मिलता है तथा वर्ग तथा जाति के बीच घड़ी के दोलन की भांति एक आंतरिक क्रिया होती रहती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ग और जाति के मध्य घड़ी के दोलन की भांति एक अंतक्रिया होती रहती है। किसका कथन है? ये राम मनोहर लोहिया जी का कथन है। दोलन क्रिया इतिहास को गति प्रदान करती है। जातियाँ गतिहीनता, निष्क्रियता तथा रूढ़िगत हथियारों की पुरातनवादी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। लोहिया की जातियों तथा वर्गों के मध्य संघर्ष की धारणा पेरितो के सिद्धांत का ही दूसरा रूप है। लोहिया के मतानुसार एशिया के समाजवादियों को मौलिक चिंतन तथा अभिक्रम के अभ्यास पर बल देना चाहिए। राज्य संबंधी विचारों की बात करें तो लोहिया ने चतुस्तंभी यानी 4 स्तंभों वाले राज्य की कल्पना की है। इस चतुस्तंभी राज्य में केंद्रीयकरण तथा विकेंद्रीकरण की जो परस्पर विरोधी धारणाएं हैं उनके समन्वय का प्रयत्न किया गया है। इस व्यवस्था में पहले गांव है, दूसरा मंडल है, तीसरा प्रांत है और चौथा केंद्रीय सरकार है। उसमें वो जिलाधीश का पद समाप्त करने की वकालत करते हैं कि ये ब्रिटिश राज की एक शक्तियों के केंद्रीयकरण का प्रवर्तक होता है। कलेक्टर का पद, जिलाधीश का पद, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पद, उसे समाप्त किया जाना चाहिए। सबसे आधार स्तंभ गांव होना चाहिए। तो 4 खंभों का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? आपको याद रखना है, लोहिया प्रस्तुत किया है। और 4 खंभे कौन कौन से? गांव है, मंडल या जिला, प्रांत और केंद्र। लोहिया समाजवाद के केंद्रीकरण के पक्षधर नहीं कि विकेंद्रीकृत समाजवाद के समर्थक थे। उसका मतलब होता था कि छोटी मशीनों पर बल दिया जाए, सहकारिता को बढ़ावा दिया जाए, रोटी के लिए श्रम सिद्धांत का अनुकरण किया जाए, ग्राम शासन, ग्राम स्वराज्य का समर्थन किया जाए। तो इस सारे विचारों पर कहीं न कहीं हमें गांधीवाद का प्रभाव दिखाई देता है।
लोहिया ने कहा कि एक परंपरावादी तथा संगठित समाजवाद एक मरा हुआ सिद्धांत तथा मरणशील व्यवस्था है। उन्होंने नवीन समाजवाद का नारा लगाया। उन्होंने कहा कि नवीन समाजवाद को लाने के लिए हमें 6 सूत्रीय योजना पर अमल करना चाहिए। आय और व्यय के क्षेत्र में वो अधिकतम समानता के स्तर को उपलब्ध कराना जरूरी मानते थे कि लोगों के मध्य आर्थिक असमानता ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, गरीब अमीर के बीच की खाई नहीं बढ़नी चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयकरण एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है, किंतु वह एकमात्र साधन नहीं हो सकता। राज्य संबंधी विचारों की हम बात करें तो लोहिया ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, चतुष्खंबा सिद्धांत इसके बारे में दिया था। लोहिया दरअसल एक लोकतांत्रिक समाजवाद की राह पर ही चलने वाले व्यक्तित्व थे। उन्होंने वयस्क मताधिकार के आधार पर विश्व संसद का समर्थन किया। वो चाहते थे कि बोलने की स्वतंत्रता, समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, निजी संपत्ति संबंधी स्वतंत्रता, निजी जीवन संबंधी स्वतंत्रताएं सुरक्षित होनी चाहिए और किसी भी सरकार को उसमें बलपूर्वक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लोहिया विश्वास करते थे कि कार्य की एकता वर्तमान अत्याचारी समाज को सुधारने के लिए आवश्यक है। हमारे देश के अंदर सिद्धांत और व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर है। जयशंकर प्रसाद की एक पंक्ति में विश्वास करते थे कि ज्ञान कुछ और क्रिया कुछ, कैसे इच्छा पूरी हो मन की। आदमी ज्ञान कुछ और दे रहा है, कर्म कुछ दूसरे कर रहा है, तो मन की इच्छा कैसे पूरी हो। केवल कार्यक्रम पर्याप्त नहीं है, उसके लिए लोक समर्थन की भी आवश्यकता है। और इस दृष्टि से लोहिया के विचार लेनिन से मिलते थे। लेनिन की छाया हमें उस पर दिखाई देती है। वे जनता की इच्छा में विश्वास करते थे और ग्रीन के इस वाक्य से प्रोत्साहित होते कि इच्छा ही राज्य का आधार है, शक्ति नहीं बल्कि इच्छा राज्य का आधार है। वो टी.एच. ग्रीन के इस वाक्य से बड़े प्रेरित थे। लोहिया राजनीति में कहीं न कहीं मैकियावेली के सिद्धांतों का भी समर्थन कई बार दिखाई देते हैं करते हुए। उन्होंने उग्रवादी राजनीति का सिद्धांत रखा। वे कांग्रेस द्वारा स्थापित एक दलीय प्रभुत्व का अंत करने के लिए कटिबद्ध थे। देश की आज़ादी के पश्चात जो कांग्रेस का प्रभुत्व स्थापित हो गया, कांग्रेस पूरे भारत पर छा गई, तो उस एक दल के प्रभुत्व के वो विरोधी थे और यदि विरोधी दल राजनीतिक संधि कर लें तो कांग्रेस को हटाया जा सकता है, ऐसा उनका मानना था। डॉक्टर लोहिया की इस नीति को चौथे आम चुनाव में क्रियान्वित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक राज्यों में गठबंधन सरकारों का युग आया। 1967 में चौथे आम चुनाव हुए, अंतों में गैर कांग्रेसी सरकारें स्थापित हुई। डॉक्टर लोहिया अपने विचारों में लॉर्ड रोजबरी के अधिक निकट थे। वे राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता के भी पक्षपाती थे। लोहिया क्रांतिकारी समाजवाद में विश्वास रखते थे। उनका विश्वास था कि यदि हम एक दलीय प्रभुत्व को समाप्त करना चाहते हैं तो हमें बंद व घेराव जैसे उग्र साधनों का सहारा लेना होगा। लोहिया ने पुस्तकें कौन कौन सी लिखी, तो एक है द व्हील ऑफ हिस्ट्री। ये क्वेश्चन कुछ पूछा गया है एग्जाम में, आपको याद भी रखना है। व्हील ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया। 25,000 प्रतिदिन, लोहिया एंड अमेरिकन मीट, ये हैरिस वुडफर्ड के संपादक में जो थी प्रकाशित हुई थी। और इसमें लोहिया एंड अमेरिकन मीट में लोहिया ने गांधी और आइंस्टीन को एक ही श्रेणी का विचारक माना था। इसके अलावा जंगजू आगे बढ़ो, क्रांति की तैयारी, आज़ाद राज कैसे बने, रामकृष्ण एंड शिव, विल टू पावर, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन भी एक उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो दो पुस्तकें ज़्यादा महत्वपूर्ण, एक तो व्हील ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया की, दूसरी गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन। उन्होंने मौलाना आज़ाद की पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के विरोध में यह पुस्तक लिखी थी। इसमें उन्होंने भारत विभाजन के 8 कारण बताए थे कि भारत विभाजन के 8 कारण कौन थे। जो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक उसमें उन्होंने लिखी, उसमें वो 8 कारण थे जो भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी थे। इसके अलावा उन्होंने मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म पुस्तक लिखी, द कास्ट सिस्टम पुस्तक लिखी, इंडिया चाइना एंड नॉर्थ फ्रंटियर इस पुस्तक लिखी, इंटरवल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी, लैंग्वेजेस लिखी, फ्रेगमेंट ऑफ वर्ल्ड माइंड जिसमें उन्होंने एशिया की समस्याओं के बारे में विचार किया वो पुस्तक लिखी, समाजवादी एकता और 7 क्रांतियां व मार्क्स पुस्तक उन्होंने लिखी। तो खूब सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी। लोहिया की कुछ अन्य धारणाएं भी थी, जैसे करुणा और क्रोध का दर्शन, छोटी मशीनों के ऊपर बल देना। लोहिया उदीयमान और विकासशील देशों की समस्याओं को लेकर बड़े जागरूक थे। जो गरीब देश थे, जो उस समय आज़ाद हुए थे, उनकी समस्याओं को लेकर वो बड़े जागरूक थे। और उन्होंने एशिया अफ्रीकाई देशों का सम्मेलन जीत को एक स्वतंत्र समाजवादी मार्ग अपनाने के लिए कहा। और उनके विचार में साम्यवाद यूरोपियन प्रभुत्व का दूसरा ढंग था। उनका मानना ऐसा था कि साम्यवाद यूरोपियन प्रभुत्व का ही दूसरा ढंग है। लोहिया ने संघीय दृष्टिकोण की वकालत की
और सन 1948 में भारत तथा पाकिस्तान का अर्ध संघ बनाने का विचार उन्होंने प्रस्तुत किया। गतिशील तटस्थता व गत्यात्मक तटस्थता का विचार लोहिया के तटस्थ गुट की भूमिका से ही संबंधित है। तटस्थता जो राष्ट्रीय स्वार्थ और विश्व घटनाओं के संबंध में नकारात्मक प्रतीक्षा पर निर्भर है, व्यर्थ है, यानी वो गुट निरपेक्षता के विरोधी थे। गुट निरपेक्षता का जो मार्ग अवलंबन भारत के द्वारा किया गया, नेहरू जी के द्वारा किया गया, उसके वो विरोधी थे। लोहिया ने क्रियात्मक तटस्थता का विचार दिया जो नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति से भिन्न था। लोहिया को विदेश नीति की एक जो सबसे प्रमुख देन है वो ये है कि उन्होंने कहा कि एशिया को पहले स्वयं को समझना चाहिए और एक सामान्य नीति का निर्माण करना चाहिए। उनकी मान्यता थी कि एशियाई राजनीतिकों को क्रियात्मक रूप से तीसरी दुनिया में समाजवाद लाने के लिए प्रयास करना चाहिए, यानी तीसरी दुनिया के देशों में समाजवाद स्थापित किया जाना चाहिए और जो गरीब राष्ट्र हैं खासकर उनमें। लोहिया का कथन था कि शीत युद्ध में भाग लेकर और साम्यवादी और पश्चिमी गुटों से समान दूरी की नीति अपनाकर तीसरी दुनिया के देश स्वतंत्र मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। लोहिया भारत सरकार की हिमालयी राज्यों के प्रति नीति के कटु आलोचक थे। उन्होंने इन राज्यों को आधुनिकीकृत करने हेतु प्रभावशाली कदम उठाने के लिए कहा कि हमें हिमालयी राज्यों पर ध्यान देना चाहिए। तिब्बत चीन का पास इसीलिए चला गया क्योंकि भारत अपने कर्तव्यों को निभाने में असफल रहा। नीति के अभाव में अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां, विशेष रूप से पश्चिमी शक्तियां, इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी और ये एक शक्ति राजनीति का केंद्र बन जाएगा। लेकिन नेहरू जी ने उनकी बात नहीं सुनी, हिमालयी राज्यों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया और एक हिस्सा कब्जा लिया। अगर उस हिमालयी क्षेत्रों का सैन्य आधुनिकीकरण किया जाता तो परिणाम दूसरे हो सकते थे। लोहिया पाकिस्तान के साथ सहयोग की नीति अपनाना चाहते थे। वो उन सारी नीतियों का विरोध करते थे जिनसे भारत की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय सम्मान और भूखी की अखंडता पर प्रहार होता हो। वो नेहरू जी के द्वारा जो राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की गई उसके भी वो विरोधी थे। भारत को कहते थे कि तीसरे गुटों में एक प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए जिससे वो हिमालय के संकट का दृढ़ता से सामना करे। हिमालय के संकट का सामना सा मतलब था चीन की तरफ से संभावित आक्रमण का भय। लोहिया ने सेना की शक्ति के साथ साथ सामाजिक शक्ति पर बहुत बल दिया। लोहिया एक ऐसे राष्ट्रवाद के समर्थक थे जो समानता और आर्थिक समानता पर आधारित हो। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, राम मनोहर लोहिया के समाजवादी विचारों को स्पष्ट कीजिए। इसकी चर्चा हम इस वीडियो में कर चुके हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कोई समस्या हो तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात लिख सकते हैं, उसका उचित समाधान करने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा या कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसे भेज सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।